हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है हेमाटोलॉजी का वो है एनीमिया। तो एनीमिया जो है वो एक ब्लड डिसऑर्डर है। तो हम जानेंगे कि एनीमिया होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है। ओके, एनीमिया इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर अकर्स ड्यू टू रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, एचबी काउंट, O2 कैरिंग कैपेसिटी। तो एनीमिया जो है वो आरबीसी के काउंट के घट जाने की वजह से और हेमोग्लोबिन के काउंट के घट जाने की वजह से, हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी के कम हो जाने की वजह से एनीमिया होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है, हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है? मेल में 13 to 15 ग्राम पर डीएल, इन फीमेल 12 to 15 ग्राम पर डीएल। एक न्यू बॉर्न में 15 ग्राम पर डीएल होता है। 15 ग्राम पर डीएल न्यू बॉर्न। इसका जानेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सब नॉर्मल लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन काउजेज लोअर O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। जब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हेमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन कैरी करता है और जो बाकी जगह बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। जो इनिशिएट करता है इंक्रीज रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम HB। तो जितना HB है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें वो रिलीज हो हेमोग्लोबिन में। उसके बाद इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, ब्लड फ्लो टिश्यू के पास में ब्लड फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो। मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम जो वो मेंटेन हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो टू मेंटेन द सेरेब्रल ब्लड सप्लाई। तो ये जो है मैंने आरबीसी के लेक्चर में बताया था कि जब भी बॉडी में ब्लड की कमी होती है तब हमारा बॉडी जो होता है इनिशिएट करता है एक रिएक्शन, जिसके वजह से सबसे पहले एक हाइपोक्सिक कंडीशन होती है। O2 के लैक की वजह से हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी होता है वो किडनी को मैसेज देता है। किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी किया जा सके। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा वापस से ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाता है, ऑक्सीजन वापस से ब्लड में नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल रेंज में। जनरल क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एनीमिया में क्या क्या देखा जा सकता है जनरली? तो जनरली हम देखेंगे द स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एनीमिया। 4 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है एनीमिया का। सबसे पहले स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एनीमिया, कितनी जल्दी, जितनी जल्दी एनीमिया हुआ, ब्लड लॉस हुआ किसी वजह से, एक्यूट ब्लड लॉस हुआ या डेफिशिएंसी हुआ, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी क्या होगा, एनीमिया के सिम्टम्स दिखने को मिलेंगे। द सिवियरिटी ऑफ एनीमिया, कितना ज्यादा सीवियर है। तो माइल्ड एनीमिया है, मॉडरेट है, सीवियर एनीमिया है। द एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का एज क्या है, यंग पेशेंट है या ओल्डर पेशेंट है या बच्चे हैं। द हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का मतलब हो गया, ये जो होता है एक रिलेशन होता है बिटवीन हेमोग्लोबिन कितना ज्यादा O2 मतलब O2 कितना ज्यादा हेमोग्लोबिन से बाउंड कर रहा है और कितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर है O2 का ब्लड में। ये स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एनीमिया में हम जानेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा सिम्टम्स होंगे, जितना ज्यादा इंक्रीज रहेगा ऑनसेट तो काउज करेगा इंक्रीज सिम्टम्स। द सिवियरिटी ऑफ एनीमिया मैंने बता दिया, माइल्ड, मॉडरेट, ये सब के बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। द एज ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट का एज अगर ओल्ड होगा, ओल्डर पेशेंट होंगे तो ओल्डर में सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओल्डर में जो क्या होगा, हार्ट टू रिलेटेड डिजीज, उनको ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग डिस्ट्रेस हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी क्योंकि O2 का सप्लाई कम हो रहा होगा, रेस्टलेसनेस ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या होगा, जो सेरेब्रल सिम्टम्स होंगे, मतलब ब्रेन में ऑक्सीजन का कमी होगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि उनको अलग सेरेब्रल डिजीजेस देखने को मिल सकती है। हेलुसिनेशन हो सकता है या फिर उनको चक्कर आ सकता है, डिजीनेस फील हो सकता है, फैटिग फील हो सकता है। तो ये सब जो होगा ओल्डर पेशेंट में देखने को ज्यादा मिलता है। यंग पेशेंट फिर भी टॉलरेट कर लेते हैं, पर ओल्डर पेशेंट्स में जल्दी सिम्टम्स दिखते हैं। तो हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में हेमोग्लोबिन का पार्शियल O2 का पार्शियल प्रेशर हेमोग्लोबिन में या ब्लड में, ये कर्व होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है HB डिसोसिएशन कर्व।
ये अभी जानना नहीं है ज्यादा, तो हम जानेंगे इसके सिम्टम्स क्या है। टायर्डनेस, थकान हो गई, इजीली फैटिगेबिलिटी, बहुत जल्दी थक जाना, कहीं थोड़ा सा भी काम करने पे ज्यादा थकावट हो जाना। जनरलाइज मस्कुलर वीकनेस, मसल्स वीक हो जाएंगे पूरे ऑल ओवर बॉडी के। लेथर्जी, लेथर्जी मतलब थरथराहट, कोई थोड़ा सा कमजोरी, कोई भी काम किया थरथरा रहा है, हाथ पैर शेक कर रहा है। उसके बाद में हेडेक। इन ओल्डर पेशेंट्स, ओल्डर पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं हमें? ओल्डर पेशेंट्स में कार्डियक फेल्यूर देखने को मिल सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन का मतलब हो गया, क्लॉडिकेशन का मतलब मसल स्पाज्म, मसल स्पाज्म, मसल्स क्रैम्प कह सकते हैं, मसल्स क्रैम्प करते हैं। एक्सरसाइज के बाद से या किसी फिजिकल वर्क के बाद से ये मसल क्रैम्प होता है, जो कि ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज की वजह से होता है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। कंफ्यूजन, उनका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, उनका वो क्लियर सोच नहीं पाएंगे। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, देखने में दिक्कत होगा। तो ये सब जो दिक्कतें हैं वो उनको आएंगी ओल्डर पेशेंट्स में। अब हम जानेंगे कि इसके साइंस क्या है। साइंस में पहला पैलर, स्किन जो होगा वो पेल हो जाएगा, स्किन का कलर जो होगा वो पेल हो जाएगा, जो नॉर्मल स्किन का कलर है उससे लाइट कलर हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी का, हेमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी हो चुका है। स्किन जो होगा, नेल्स होगा, स्क्लेरा होगा, ये सब जो होगा वो पेल दिखेगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अब हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले टैकीकार्डिया, कोलैप्सिंग पल्स, कार्डियोमेगैली, डिस्निया, ऑन एक्सर्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। टैकीकार्डिया, हार्ट बीट जो होगा वो रैपिड हो जाएगा, ज्यादा फास्ट हार्ट जो होगा वो बीट करेगा। कोलैप्सिंग पल्स, पल्स जो होगा वो गिरता जाएगा। कार्डियोमेगैली, हार्ट का साइज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, कार्डियोमेगैली का मतलब ये हुआ। डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होगी। ऑन एक्सर्शन मतलब किसी भी थोड़ा सा भी काम किया, फिजिकल एक्सर्शन हुआ, तो जिसकी वजह से क्या होगा? डिस्निया होगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के भी चांस हो सकते हैं ड्यू टू कंजेशन। अब हम जानेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या क्या साइंस देखने को मिल सकते हैं। फेंटनेस, चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है, बेहोश हो सकता है इंसान, हेडेक देखने को मिल सकता है, टिनिटस, कान में आवाज आ सकती है, सनसनाहट सी वो महसूस हो सकता है, ड्राउजीनेस, नंबनेस एंड टिंगलिंग। तो ये सब जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स है, ये सब सिम्टम्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में आएंगे। नीड सेंसेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैरों में झंझनाहट महसूस होगा, नंबनेस होगा, कोई सेंसेशन फील नहीं होगा। और ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन में रेटिनल हैमरेज, रेटिना में हैमरेज भी हो सकता है ये एनीमिया की वजह से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा? तो फीमेल्स में देखने को मिल सकता है एमेनोरिया है, मेनोरेजिया, एब्सेंस हो सकता है, मेंसेस का डिले हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा जो मेंसेस होगा वो ज्यादा दिन तक रह सकता है। रीनल सिस्टम, माइल्ड प्रोटीन यूरिया, जो यूरिन में है वो प्रोटीन आना शुरू हो जाएगा। रीनल सिस्टम पे इसका जो इफेक्ट आता है उसमें प्रोटीन का एक्सक्रीशन होने लगता है यूरिन में। जीआई सिम्टम्स, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में उसमें क्या आएंगे? एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, फ्लैचुलेंस, गैस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, नोजिया, वॉमिटिंग जैसा उसको फील होगा उसका, कॉन्स्टिपेशन एंड वेट लॉस। ये जो हमारा जीआई सिम्टम्स में है। अब जानेंगे एनीमिया क्लासिफिकेशन। तो एनीमिया का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, पैथोफिजियोलॉजिक एंड मॉर्फोलॉजिकली। तो पैथोफिजियोलॉजी में जब कोई एब्नॉर्मेलिटी जो हुआ इसके फिजियोलॉजिकल जो वो है उसमें। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी होता है, मॉर्फोलॉजिकल, जो शेप और साइज में अंतर आता है, ये हम जानेंगे आगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। ब्लड लॉस की वजह से कब होगा? एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया। तो ये जब हेमरेज हो जाता है कहीं किसी जगह पे रोड एक्सीडेंट में या किसी वजह से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, या फीमेल्स में पार्चुरेशन के टाइम में ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में ये क्या होगा? ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस,
तो क्रॉनिक ब्लड लॉस कैसे होता है? वॉर्म्स के इन्फेस्टेशन के केस में हो सकता है ऐसा, जब हुक वॉर्म होता है तो जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लड होता है, या फिर जीआईटी में कहीं परफोरेशन होगा तो क्या होगा, क्रॉनिक टाइम टू टाइम ब्लड धीरे धीरे लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे शरीर में ब्लड की कमी या हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड सेल फॉर्मेशन। इम्पेयर्ड सेल फॉर्मेशन का मतलब है जैसे सेल का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, उसमें कोई तरह की दिक्कत आ गई। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन डिफेक्ट। तो साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन डिफेक्ट में जब आरबीसी मैच्योर हो रहा होता है, उसके साइटोप्लाज्म में कोई तरह की दिक्कत हो गई या सेल के साइज में दिक्कत हो गया, जो मैंने बताया था कि विटामिन B12 होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी के मैच्योरेशन में। तो क्या होगा, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आरबीसी मैच्योर नहीं करेगा, आरबीसी का साइज बड़ा होगा, वो अपने नॉर्मल साइज में नहीं आ पाएगा, इमैच्योर रह जाएगा। तो ये चीजें देखने को मिल सकती है। न्यूक्लियर मैच्योरेशन डिफेक्ट। न्यूक्लियस जो होगा वो मैच्योर नहीं करेगा, न्यूक्लियस मैच्योर नहीं करेगा तो सेल अच्छे से डिवाइड नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, आरबीसी कम हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन डिफेक्ट ये कहाँ देखने को मिलेगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। मेगालोब्लास्टिक। अब क्या होगा, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन एबनॉर्मलिटी। जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, जब बोन मैरो होता है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल जो पहला सेल देता है, वहां से जो डिफरेंशिएट होता है कि ये आरबीसी बनेगा, ये डब्ल्यूबीसी बनेगा, ये प्लेटलेट्स बनेगा, वहां पे दिक्कतें आती हैं। वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाता है, डिवाइड नहीं कर पाता है, वो या तो फिर एबनॉर्मली डिवाइड करता है। जो एक नॉर्मल आरबीसी रहता है वो एबनॉर्मल नहीं रहेगा, वो एबनॉर्मल वहां पे प्रोलिफरेशन होगा। बोन मैरो फेलियर ड्यू टू सिस्टेमिक डिजीज। बोन मैरो का फेलियर ड्यू टू सिस्टेमिक डिजीज, तो इसमें क्या होगा, जो भी किडनी से रिलेटेड डिजीजेज है, किडनी में कोई डिजीज हो गया या लीवर में कोई डिजीज हो गया, तो ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किडनी जो होता है इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है, तभी बोन मैरो को स्टिमुलेट कर पाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का या ब्लड का प्रोडक्शन कर सके। लीवर भी जो होता है वो हमारे हेल्प करता है आरबीसी के ब्लड के फॉर्मेशन में। तो ये जो होता है इसमें कोई दिक्कतें होती है, या आयरन के एब्जॉर्प्शन में, तो ये सब चीज में दिक्कतें होती हैं, जिसके वजह से भी हमारा बोन मैरो का फेलियर हो सकता है। बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन, ये जनरली कैंसर केसेस में होता है, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, माइलोमा हो गया, लिम्फोमा हो गया। तो ये सब के केस में क्या होगा, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन होगा, बोन मैरो जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, या उसमें भी कैंसर जो होगा वो पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से वो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। कंजेनाइटल एनीमिया। कंजेनाइटल एनीमिया में हो गया किसी वजह से हमारा क्या होगा, हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस होता है, स्क्लेरोसाइटोसिस या G6PD डेफिशिएंसी। ये सब केसेस में क्या होता है, कंजेनाइटल ये डिफेक्ट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, आरबीसी का शेप और जो वो साइज होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसके वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया का कंडीशन बनता है। हेमोलाइटिक एनीमिया जिसमें आरबीसी टूटता है, क्योंकि वो जो नॉर्मल शेप का नहीं होता है, बड़े साइज में होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो बॉडी में टूटता रहता है। एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। तो मैंने ये बताया कि जब शेप और साइज बहुत ज्यादा एबनॉर्मल रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, जब सिकल सेल रहेगा तब भी हो सकता है। तो ये सब चीज देखने को मिल सकता है। ओके, नहीं गए कि इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके शेप, साइज और जो इसके हेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आता है हमारा MCV, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ओके। उसके बाद आता है MCH, इसमें आ गया मीन कॉर्पस्कुलर
हेमोग्लोबिन। उसके बाद आ गया MCHC, ये हो गया मीन कॉर्पस्क्यूलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, तो ये जो सेल्स का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, जो उसका नॉर्मल वेट है, जो नॉर्मल वो वॉल्यूम है, वो ये MCV के वजह से पता चलता है। तो ये सब जो टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट में देखने को मिलता है, MCV, MCH, MCHC। तो MCH में आ गया मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। तो जो हेमोग्लोबिन जो एक सेल पे कितना होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन में, जो एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन कैरी करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो MCH की वजह से पता चलता है। MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, हेमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, हाई है, लो है, तो ये देखने को मिलेगा RBC पे। तो पहला है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या हो गया, RBC का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। MCH भी है जो हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक में भी हाइपो का मतलब कम हो गया, तो जो हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक इसमें MCV भी इंक्रीज रहेगा, MCV, MCH, MCHC ये सब क्या होगा, डिक्रीज रहेगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में। ये सारा देखने को किसमें मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और किसमें देखने को मिलेगा, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। हम आगे डिटेल में जानेंगे कि ये सब एनीमिया का होता क्या है, डिटेल में क्या इसका पैथोलॉजी है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मतलब सेल्स का जो साइज है वो नॉर्मल है, नॉर्मल कंसंट्रेशन है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल रहेगा, सेल्स का साइज जो नॉर्मल रहेगा। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, एक्यूट ब्लड लॉस में, मतलब सडन ब्लड लॉस में हो गया, सडन एक्यूट ब्लड लॉस। ऐसे में क्या होता है, ब्लड का शेप साइज सब नॉर्मल होता है, कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं होती है, बट ड्यू टू ज्यादा ब्लड लॉस ये देखने को मिल सकता है, नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। बोन मैरो फेलियर में माइक्रोसाइटिक में सेल्स का साइज जो है सिर्फ माइक्रोसाइटिक रहेगा, और जो ये कब देखने को मिलता है, माइक्रोसाइटिक सिर्फ MCV जो होगा वो रेज रहेगा, माइक्रोसाइटिक में MCV जो रेज रहेगा, इंक्रीज रहेगा, मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू, सॉरी ये माइक्रोसाइटिक नहीं, ये मैक्रोसाइटिक होगा, ये मैक्रोसाइटिक होगा। तो मैक्रोसाइटिक में क्या होगा, MCV इंक्रीज कर जाएगा। मैक्रो का मतलब जो माइक्रो से बड़ा रहेगा, तो MCV साइज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ये कंडीशन कब आता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। मैंने बताया था कि मेगैलोब्लास्टिक में जो कहता है RBC का साइज होता है वो बढ़ जाता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये कब होता है, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी से। तो ये जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया है, लाइक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीजेस, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, और फिर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया है, ये सबको हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे पार्ट बाई पार्ट लेक्चर आएगा, तो वो सब हम जानेंगे धीरे धीरे डिटेल में कि क्या होता है और कैसे क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, ये सब चीज के बारे में डिटेल जानेंगे आगे। तब तक के लिए अभी इसमें जो भी आपको दिक्कतें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।